हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं विश्व इतिहास से एक महत्वपूर्ण विषय जापान का विश्व शक्ति के रूप में उत्थान इसे लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न मेइजी पुनर्स्थापना युग की विशेषताओं का वर्णन करें, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से पूछा जाए जापान का क्रमिक विकास या जापान एक विश्व शक्ति कैसे बना, इन सभी चीज़ों के लिए आपको यही आंसर देना है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको जापान की एक विशेषता बताना चाहता हूँ कि जापान में प्राचीन समय से ही सैन्य शक्ति का शासन रहा है और वहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था काफ़ी हद तक प्राचीन कालीन सामंती व्यवस्था पर ही शोगुन का पद जो होता था उसके आधार पर शासित होती थी। राजा अपनी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति अपने सामंतों के माध्यम से पूरा करता था, जिसे शोगुन कहा जाता था। आगे चलकर शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि जापानियों ने मेइजी शासन स्थापित किया। मेइजी का अर्थ होता है मेइजी युग, जिसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता से शासन करना। इस प्रकार जब जापान में सम्राट कोइमोई की मृत्यु हुई और मुत्सुहितो का शासन प्रारंभ हुआ तो उन्होंने अपने शासन का नाम मेइजी शासन रखा। और इस शासन काल में उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया। सबसे पहले उन्होंने सामंतवाद का अंत किया, क्योंकि सामंतवाद शासन में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई प्रस्तुत कर रहा था। इसके साथ साथ उन्होंने सैन्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया और सैन्य व्यवस्था मजबूत करने के पश्चात उन्होंने वहाँ जापान की आर्थिक, औद्योगिक, यातायात संबंधी आवश्यकताओं, वित्तीय या बैंकिंग संबंधी व्यवस्थाओं, साथ ही साथ कृषिकीय, शिक्षा, धर्म, इन सभी विषयों में बहुत तीव्र प्रगति की। इसी कारण इस काल को मेइजी शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए और विस्तार से हमें इसे एज अ नोट्स फॉर्म में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जापान का विश्व शक्ति के रूप में उत्थान का वर्णन करें। जापान का आधुनिकीकरण तथा एक विश्व शक्ति के रूप में उत्थान एक महत्वपूर्ण घटना थी। शोगुन के पद की समाप्ति के साथ ही जापान में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। सम्राट कोमोई की मृत्यु के बाद मुत्सुहितो गद्दी पर बैठा। उसने अपने शासन का नाम मेइजी अर्थात बुद्धिमत्तापूर्ण शासन रखा। इस प्रकार शासन की द्वैधता समाप्त हो गई और वास्तविक तथा कानूनी शक्ति सम्राट के हाथों में आ गई। इसे इतिहास में सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार अथवा मेइजी युग के आरंभ के नाम से जाना जाता है। मेइजी पुनर्स्थापना के बाद शीघ्र ही सामंतवाद पर प्रहार शुरू हुआ। 1868 में ही प्रत्येक जागीर में एक केंद्रीय पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। 1869 में जापान के विविध नेताओं ने केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाने की आवश्यकता स्वीकार की और इसके लिए अनेक सामंतों को जागीरें सम्राट को सौंपने के लिए तैयार कर लिया। शेष सामंतों में से अधिकांश ने स्वेच्छा से अपनी अपनी जागीरें सम्राट को सौंप दी। 1871 में सम्राट ने सामंतों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया तथा उनके हितों की रक्षा के लिए पेंशन की व्यवस्था की। सेना से सामंती प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सामंतवाद के अंत के पश्चात पाश्चात्य जनतंत्र व्यवस्था की मांग जोर पकड़ने लगी। सम्राट ने 1868 की घोषणा में जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग द्वारा शासन करने का वायदा किया। सम्राट ने 1882 में प्रमुख राजनीतिक नेता इतो को पाश्चात्य संविधान के अध्ययन के लिए बाहर भेजा। पाश्चात्य देशों के संविधान का
अध्ययन करके लौटने के बाद उसने संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इस नए संविधान से जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। संविधान निर्माण के साथ साथ 1889 में ही जापान में नई व्यवस्था पाश्चात्य आधार पर ही संगठित की गई। सेना के पुनर्गठन के लिए जापान ने पाश्चात्य नमूने का सहारा लिया। 1872 में जापान ने सेना का राष्ट्रीयकरण किया। सेना का राष्ट्रीयकरण का प्रमुख लाभ यह हुआ कि अब हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, सेना में भर्ती हो सकता था। सेना में भर्ती के लिए शारीरिक योग्यता और दक्षता मानदंड निर्धारित किए गए। सेना संगठन हेतु विदेशी विशेषज्ञों की सहायता ली गई। 1889 में यह निश्चित कर दिया गया कि सेना और नौसेना का वर्तमान मंत्री भूतपूर्व अफसर ही हो सकता है। इससे सेना का राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान हो गया और जापान में उग्र सैनिकवाद का जन्म हुआ। मेइजी युग में जापान ने आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया। जापान ने उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए 1870 में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की। 1890 ईस्वी तक जापान में कपड़ा, शीशा, रेशम, कागज, सीमेंट आदि उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ। लोहे के कारखाने पर विशेष जोर दिया गया। जापान में 1873 ईस्वी में पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई। 1883 ईस्वी में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, जिसका नाम जापान बैंक पड़ा। जापान ने अपनी मुद्रा को भी संगठित किया तथा नोट छापने का अधिकार सिर्फ जापान बैंक के हाथों में सीमित कर दिया। इसके बाद जापान में निजी बैंक, सोना चांदी बैंक तथा औद्योगिक व कृषि बैंकों की भी स्थापना की गई। इस प्रकार नए जापान के विकास के आधार के रूप में बैंक प्रणाली का भी विकास हुआ। औद्योगिक सुधार के साथ साथ जापान में यातायात व्यवस्था में भी सुधार किया गया। 1872 में टोक्यो और योकोहामा के बीच रेल चलाई गई। रेल लाइन बिछाने का काम निजी कंपनियों को दिया गया। सड़क मार्गों को भी इसी प्रकार विकसित किया गया। डाक तथा तार व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया। इस प्रकार आवागमन तथा संचार साधनों के विकास ने जापान के उद्योग एवं व्यापार को विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इस काल में कृषि में सुधार हेतु भी काफ़ी प्रयास हुए। अब कृषकों को ही भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। इसके पूर्व कृषक सामंतों के लिए कृषि करते थे। बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। भूमि कर नगद लिया जाने लगा। किसानों को अपनी उपज का 25% लगान के रूप में भुगतान करना पड़ता था। पश्चिमी देशों से कृषि विशेषज्ञों की सेवाएं ली गई। कृषि में सुधार के लिए अनेक कृषि विद्यालयों की स्थापना की गई। साथ ही कृषि समितियों का भी विकास किया गया। सरकार के इन प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि फसलों की पैदावार में 2 से 2.5 गुनी वृद्धि दर्ज की गई। जापान ने शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए
पाश्चात्य ढंग को अपनाया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में के शिक्षा पद्धति पर आधारित शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया। जापान में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। शिक्षा में देश प्रेम तथा सम्राट के प्रति भक्ति पर जोर दिया गया। लड़कियों की शिक्षा में गृह कार्य पर जोर दिया गया। विज्ञान, साहित्य आदि की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। साथ ही शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई। इस समय अनेकों अखबार तथा पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी। इस तरह 19वीं सदी के अंत तक जापानी शिक्षा पद्धति पूर्णतः विकसित हो गई थी। सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जापान जल्द ही शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य देशों की तरह विकसित हो गया। सरकार की ओर से शिंतो धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया। जापान द्वारा सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण करने का उद्देश्य पाश्चात्य राज्यों की समकक्षता एवं एशियाई देशों के बीच श्रेष्ठता की प्राप्ति थी। इसके लिए जापान ने पूर्ववर्ती सभी असमान संधियों को समाप्त कर दिया। निष्कर्षता देखेंगे। इस तरह मेइजी पुनर्स्थापना काल में राजनीतिक मान्यताओं, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, उद्योग, शिक्षा, चिंतन एवं धर्म के क्षेत्र में महान परिवर्तन हुए। वास्तव में 1867 से लेकर 1894 तक का काल संक्रमण काल था। इस काल में जापान ने तेजी से पाश्चात्य सभ्यता अपनाई। परिवर्तन की यह प्रक्रिया 1894 तक प्रायः संपन्न हो गई तथा जापान का एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। इस तरह से हम इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।